अस्सलाम वालेकुम। मैं आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ, लाश, चूड़ियाँ और जज़्बात का सेकंड पार्ट लेकर, दूसरा हिस्सा लेकर। जब हम पार्क में पहुँचे तो सूरज गुरूब होने को था। पार्क में इस वक़्त काफ़ी रश था। उस ज़माने में अभी जॉगिंग और एक्सरसाइज़ का तो इतना रिवाज नहीं था और ना ही लोगों को इन चीज़ों की अफ़ादियत के बारे में ज़्यादा आगाही थी। लेकिन पार्क में शाम के वक़्त सैर को उस वक़्त भी सेहत के लिए फ़ायदेमंद समझा जाता था। और लोग पार्कों में चहलकदमी करते नजर आते थे। कुछ ही देर में बिलाल शाह ने अपने यार को ढूंढ निकाला। वो हस्बे मामूल किसी जोड़े पर नजर रखे हुए था। मैंने उसे फिर से जुबैदा नामी उस लड़की के बारे में तमाम मालूमात दोहराने के लिए कहा। उसने दोबारा लड़की के कद काट डेल डोल के बारे में बताना शुरू कर दिया। तो मैंने उसे टोकते हुए कहा, मुझे उसके चेहरे के नुकुश, बालों और रंग वगैरह के बारे में बताओ। बाकी बातें तो तुम पहले भी बता चुके हो। इससे पहले कि वो कुछ कहता, बिलाल शाह जोर-जोर से हंसने लगा। उसका कहकहा इस कद्र जोरदार था कि करीब से गुजरते हुए लोग खड़े होकर देखने लगे। उस लम्हे बिलाल के यार के लबों पर भी मुस्कुराहट थी, जबकि मैं होंकों की तरह उन्हें देख रहा था। मैंने बिलाल शाह को डांट कर मुंह बंद करने के लिए कहा, तो वो बोला, खान साहब नाराज न हो। दरअसल आपने जो सवाल किया है उसका इसके पास कोई जवाब नहीं है। जुबैदा जब अपने यार से मिलने आती थी तो उस वक्त वो बुर्का पहने हुए होती थी। इसलिए उसका चेहरे इसलिए उसका चेहरा, रंग और बाल वगैरह नजर नहीं आते थे। अगर इस बारे में कुछ पता चल सकता तो मैं पहले ही आपको बता देता। हा 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 हा। बिलाल शाह का कहकहा एक बार फिर वापस से शुरू हो गया। उसका यार भी कहकहा लगाने लगा, मगर मेरे चेहरे पर शदीद गुस्से और गजब की लहर दौड़ रही थी। इसकी वजह ये थी कि इन दोनों बेवकूफों ने इस अहम नुक्ते को नजरअंदाज कर दिया था और मुझे पहले ये बताना जरूरी नहीं समझा था कि जुबैदा हमेशा नकाब किए हुए होती थी। हंसते हंसते बिलाल शाह की नजर मेरे चेहरे पर पड़ी तो उसकी हंसी को अचानक ब्रेक लग गई। मैंने फिलहाल उसे ये बताना जरूरी नहीं समझा और कुछ सोचकर थाने की तरफ चल दिया। बिलाल शाह मेरे पीछे पीछे था। थाने वापस आकर हम मुतल्लिका थानेदार से रफीक उर्फ फीका और जुबैदा के बारे में गुफ्तगू करते रहे। सौले मोहम्मद के बारे में उस थानेदार ने भी अपने तौर पर पता करवाया था और उसकी इतलाआत भी यही थी कि सौले मोहम्मद और उसका खानदान कई साल से इसी जगह बाइज्जत और शरीफाना जिंदगी बसर कर रहे हैं। मैंने थाने में ही खाना मंगवा लिया। रात का खाना खाते ही बिलाल शाह की आंखों में नींद के वाजे आसार नजर आने लगे। थकावट मुझे भी महसूस हो रही थी, मगर मैं अभी सोने के मूड में नहीं था। बर्दाश्त की हद खत्म होने पर बिलाल शाह उठकर खड़ा हो गया और वॉशरूम में जाने का कहकर कमरे से बाहर चला गया। मैं जानता था कि अब उससे बेदारी की हालत में मुलाकात सुबह ही हो सकेगी। मैं कुछ देर बाहर टहलता रहा। मेरा जहन इस सारे केस की गुत्थियां सुलझाने में लगा रहा। कुछ देर बाद थाने वापस आकर मैं चारपाई पर लेटा तो बिलाल शाह के खर्राटे किसी तेज रफ्तार रेल के इंजन की तरह चल रहे थे। काफ़ी देर तक मैं उसी ज़ुबैदा नामी लड़की के बारे में सोचता रहा। बिला आखिर मुझे नींद आ गई और मेरी आँखें बंद हो गई। फज्र की नमाज़ अदा करते ही मैंने बिलाल शाह को जगा दिया, जो अभी तक ख्वाब खरगोश के मज़े ले रहा था। कुछ ही देर बाद हम वापस अपने कस्बे की तरफ गामज़न थे, जहाँ अभी मुझे बहुत सा काम करना था। जो अहम नुक्ता हैदराबाद में बिलाल शाह और उसके यार की वजह से हाथ आया था, उसके मुख्तलिफ पहलुओं का जायज़ा लेना था। अगले रोज़ थाने पहुँचते ही मैंने सबसे पहले अपने उस एएसआई को तलब किया, जिसे मैंने सलाहुद्दीन के मकान की निगरानी का काम सौंपा था। उसने आते ही मुझे एक ऐसी बात बताई जिसने मेरे तमाम खदशात दुरुस्त साबित कर दिए और मुझे यकीन होने लगा कि जो नुक्ता हैदराबाद में मेरे हाथ लगा है वही इस सारे केस को हल करने में मददगार साबित होगा। मैंने एएसआई को हिदायत की कि वो निगरानी का काम बदस्तूर जारी रखे और मुझे रिपोर्ट देता रहे। उसके जाने के बाद मैंने रफीक के वो खत दोबारा निकाले जो उसकी महबूबा जुबैदा ने उसे लिखे थे। काफी देर तक मैं उन खतूत का मुताला करता रहा। फिर अचानक एक खत पढ़ते हुए मुझे वो बात समझ आ गई जो मैंने पहली बार इन खतूत को पढ़ते हुए नजरअंदाज कर दी थी। ये बात मेरे लिए बेहद अहम थी। दौरा हैदराबाद से बज़ाहिर वो मकसद हासिल नहीं हो सका था जिसके लिए मैं और बिलाल शाह हैदराबाद गए थे। हमें जुबैदा नामी उस लड़की का कोई सुराग नहीं मिला था और ना ही रफीक के बारे में कोई अहम इत्तला।
لیکن میری امید کے عین مطابق ایک ایسا نقطہ ہاتھ آ گیا تھا جسے ہم اب تک نظر انداز کرتے آئے تھے۔ بلال شاہ نے اپنی یار کی باتوں میں اس نقطے کو نظر انداز کر دیا تھا، اور میں نے خطوط کی پہلی بار مطالعہ کرنے میں، مگر اب ایک ایک کر کے کڑیاں مل رہی تھیں۔ اے ایس آئی کی رپورٹ بھی اسی نقطے کی طرف نشاندہی کرتی تھی۔ انہی کڑیوں کو ملاتے ہوئے میں نے ساری صورتحال کا بغور جائزہ لیا تو اپنے آپ مجھ پر حقیقت واضح ہوتی چلی گئی۔ میں نے دل میں ایک اہم فیصلہ کیا اور صلاح الدین کے گھر کی طرف روانہ ہو گیا۔ میں موٹر سائیکل پر اس گلی میں پہنچا ہی تھا جہاں صلاح الدین اور اس کی بیٹی رہتے تھے کہ اچانک میرا اے ایس آئی سامنے سے آتا دکھائی دیا۔ وہ وہاں پھیری والے کے روپ میں موجود تھا۔ اس نے مجھے ایک ایسی بات بتائی جسے سن کر میں نے فوری طور پر صلاح الدین کے گھر جانے کا ارادہ ملتوی کر دیا اور ایک سنسان جگہ کھڑے ہو کر بظاہر اپنی ڈائری پڑھنے لگا۔ مجھے تقریباً 45 منٹ انتظار کرنا پڑا۔ اس کے بعد صلاح الدین کے گھر کا تالا کھلا اور ایک لڑکی اس میں داخل ہو گئی۔ میں بھی اس کے پیچھے پیچھے مکان کے پاس پہنچ گیا اور دروازے پر دستک دے دی۔ کچھ دیر انتظار کے بعد صلاح الدین کی بیٹی کوثر نے دروازہ کھولا۔ آج خلاف معمول اس کے چہرے پر کافی تازگی نظر آ رہی تھی۔ ہاتھ میں مہندی اور چوڑیاں بھی پہنی ہوئی تھی، جو اس زمانے میں عورتوں کا اہم ترین سنگار تصور کیا جاتا تھا۔ مجھے دیکھ کر شوخ گلابی رنگ کا جوڑا پہنے کوثر کے چہرے پر خوف کا رنگ نمایاں ہو گیا، مگر اگلے ہی لمحے وہ نارمل ہوتی ہوئی بولی، انسپکٹر صاحب آپ؟ مجھے یوں اچانک سامنے دیکھ کر اگرچہ چند لمحوں کے لیے وہ خوفزدہ ہوئی تھی، مگر بہت جلد سنبھل گئی تھی۔ یہ اس کے پختہ اور شاطر ذہن کا ثبوت تھا۔ میں اس کے ایکٹنگ اور بات کو نظر انداز کر کے اندر داخل ہو گیا۔ وہ میرے پیچھے پیچھے اندر چلی آئی۔ میری توقع کے عین مطابق سونے والے کمرے میں ایک دیوار کے ساتھ لگی کھونٹی پر بڑکا لٹک رہا تھا۔ میں فوراً گھوما اور کوثر کے قریب پہنچ گیا۔ وہ میرے تیور دیکھ کر چونک گئی۔ اس کے سامنے اصل نواز خان کھڑا تھا۔ تم مجھے خود سب کچھ صاف صاف بتاؤ گی یا میں تمہاری کرتوتوں کے پول تمہارے سامنے بیان کروں؟ میری آنکھوں میں اعتماد اور خاص چمک دیکھ کر وہ لرز گئی۔ انسپکٹر صاحب آپ کیسی باتیں کر رہے ہیں؟ وہ تھوک نگلتے ہوئے بولی۔ دیکھو کوثر، بلکہ زبیدہ، میرے منہ سے ابھی اتنا ہی نکلا تھا کہ اس کے حلق سے ایک عجیب آواز نکلی اور وہ خوف سے کپ کپانے لگی۔ کیوں، میں نے غلط کہا ہے کیا؟ اسی نام سے خط لکھتی رہی ہو نا تم رفیق کو؟ حیدرآباد میں اس سے پارکوں میں ملتی رہی، اسے گرفتاری دینے پر مجبور کیا، اور پھر اپنی اصلیت ظاہر ہونے اور لوگوں کے سامنے بدنامی کے ڈر سے تم نے اسے ہی مار ڈالا۔ میرے انکشافات پر پہلے تو کوثر یا زبیدہ نے کچھ پچھو پیش سے کام لیا، مگر جب میں نے اسے تمام حقائق اور ان نکات کا حوالہ دیا جن کی مدد سے میرے سامنے اس کی تمام فریب کاریاں واضح ہو گئی تھی، تو اس نے ہتھیار ڈال دیے۔ جب میں نے اسے حوالات کی سختیوں اور پولیس کی تفتیشی طریقہ کار کے بارے میں بتایا تو وہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ پھر اس نے ہچکیوں اور آنسوؤں میں نہ صرف تمام حقائق اور سچ بتا دیے بلکہ اپنے جرم کا اعتراف بھی کر لیا۔ زبیدہ کے اعترافی بیان، اے ایس آئی کی رپورٹ، رفیق سے ملے خطوط اور حیدرآباد میں ہماری تفتیش اور بلال شاہ کے یار سے حاصل ہونے والی معلومات کی روشنی میں کوثر یا زبیدہ کی کہانی کچھ یوں بنتی ہے۔ کوثر اپنے والدین کی اکلوتی اور لاڈلی بیٹی تھی، چنانچہ غربت کے باوجود اس کی اچھی تعلیم و تربیت والدین کی خواہش تھی، لیکن قدرت کو کچھ اور ہی منظور تھا۔ ماں کے جلد فوت ہو جانے کی وجہ سے کوثر کی تربیت میں بہت سی تشنگیاں اور محرومیاں رہ گئی۔ قدرت کی ستم ظریفی کے باعث اسے شکل و صورت تو بس واجبی سی ملی تھی، مگر دلی جذبات اور خواہشات نے کم سینی میں ہی اس کے دل و دماغ پر غلبہ پا لیا تھا۔ باپ سے فطری شرم و حیا کے باعث وہ اندر ہی اندر جذبات کی حدت سے پگھلتی رہی، جبکہ باپ بیٹی سے زیادہ قریب نہ ہونے کی وجہ سے اس کے اندر جاری جذبات کی کشمکش کو نہ سمجھ سکا۔ اس پر مزید ستم یہ ہوا کہ صلاح الدین کو غربت اور تنگ دستی کے جھنجھٹوں کے باعث بیٹی کی شادی کا خیال بہت دیر سے آیا، اور جب آیا تو بیٹی کی واجبی شکل و صورت اور غربت آڑے آ گئی۔ جو دو چار رشتے آئے وہ بھی اسے بے مراد چھوڑ کر کسی اور در پر چلے گئے۔ یوں شادی تو نہ ہو سکی، مگر سریا نے اپنے جذبات کے ہاتھوں مجبور ہو کر ان کی تسکین کے لیے ایک عجیب اور انوکھی راہ نکالی۔ وہ اپنی اصلیت ظاہر کیے بغیر کسی مرد سے پیار محبت کا کھیل کھیلتی۔ اس دوران وہ برقع یا نقاب پہن کر کسی نوجوان دوشیزہ کی طرح سج سنور کر اس شخص سے میل ملاقات کرتی۔
ये सिलसिला कुछ अरसे यूं ही चलता रहता और फिर जब वो शख्स उससे दीदार की ख्वाहिश का इजहार करता और उसका इसरार रोज बरोज जड़ पकड़ता जाता तो कौसर उससे पीछा छुड़ाकर किसी और के साथ यही खेल शुरू कर देती। इस बारे में वो ये ख्याल जरूर रखती थी कि जिस मर्द से भी वो ये खेल खेलती हो वो उसकी जान पहचान का ना हो और ना ही किसी करीबी मोहल्ले का, बल्कि दूर दराज इलाके में ये खेल खेला जाता। मैट्रिक तक तालीम हासिल करने की वजह से कौसर काफ़ी बाएतमाद थी और उसे लिखकर जज़्बात के इज़हार का फ़न भी आता था। इसीलिए उसने ख़त और किताबत को भी अपने हथियार के तौर पर इस्तेमाल किया। ये सिलसिला यूँ ही चलता रहा और वक़्त अपनी मंज़िलें तेज़ी से तय करता रहा। कौसर को इस सारे खेल में बहुत लुत्फ़ आता। वो न सिर्फ़ बेधड़क मर्दों से प्यार-मोहब्बत का खेल खेलती, बल्कि उन्हें तड़पाने और तरसाने में भी उसे मज़ा आने लगा। वो इस खेल के अंजाम से बेखबर अनजानी राह पर आगे ही बढ़ती गई। यहाँ तक कि वो दिन आ गया जहाँ से उसके अंजाम का आगाज़ हुआ। हुआ यूँ कि तकरीबन 6 माह कब्ल हैदराबाद में सौले मोहम्मद के सबसे छोटे बेटे की शादी में शिरकत के लिए सलाहुद्दीन और कौसर भी गए। वहाँ जब सब लोग शादी के हंगामे में मसरूफ थे, कौसर अपना खेल खेल रही थी। वो चूड़ियाँ और दूसरी चीज़ें खरीदने के बहाने बाज़ारों में निकल जाती और नज़रों का खेल शुरू कर देती। ऐसे ही एक दिन उसकी नज़रें रफ़ीक उर्फ़ फ़ीका से जा लड़ी। दोनों ने पहले आँखों ही आँखों में एक दूसरे को पैगाम दिया और फिर दोनों दोनों तरफ आग बराबर भड़क उठी। कौसर की तरफ से शह मिलने पर रफ़ीक उसकी तरफ खींचता चला गया। वापस जाने से पहले कौसर रफ़ीक को अपना फ़र्ज़ी नाम ज़ुबैदा बताकर उससे अगले दिन इसी पार्क में मिलने का वादा कर चुकी थी, जहाँ उन दोनों को मिलते हुए बिलाल शाह के यार ने देखा था। सलाहुद्दीन और कौसर 1 हफ़्ते तक हैदराबाद रहे और उस दौरान कौसर बुर्का पहनकर ज़ुबैदा के नाम से ही रफ़ीक से मिलती रही। अपने रिवायती बांकपन और खूबसूरत जुमलों से उसने जल्द ही एक इश्तिहारी मुजरिम को अपना गर्विदा बना लिया। उस वक़्त तक कौसर को रफ़ीक की मुजरिमाना ज़िंदगी के बारे में कुछ पता न था और ना ही उसके बारे में उसे कुछ पता करने की ज़रूरत थी, क्योंकि वो तो सिर्फ़ एक वक़्ती खेल खेल रही थी और बस। मगर उसे ये पता नहीं था कि रफ़ीक जैसे आदी मुजरिम जब किसी औरत के पीछे पड़ जाते हैं तो आसानी से पीछा नहीं छोड़ते। उन्हें अपनी फ़िक्र होती है और ना दूसरों की। कौसर ने एक और गलती ये की कि हैदराबाद से वापसी से कब्ल रफ़ीक को जोधपुर में अपने घर का पता दे आई और उससे ख़त किताबात का वादा कर लिया। इत्तेफ़ाक से रफ़ीक उर्फ़ फ़ीका भी 8वीं पास था और कुछ पढ़ लिख लेता था। चुनांचा दोनों में ख़त व किताबत होने लगी। रफ़ीक की जगह कोई और होता तो शायद मामला इतना आगे ना बढ़ पाता। लेकिन रफ़ीक जैसे जराइम पेशा शख़्स से, जिसके लिए ज़िंदगी सिर्फ़ ऐश व इशरत का नाम था, सब्र करना मुश्किल था। उसने अपनी महबूबा ज़ुबैदा यानी कौसर को ख़त लिखा कि वो उसके बगैर नहीं रह सकता और उससे मिलने के लिए उसके कस्बे में आ रहा है। ज़ुबैदा, जिसे उस वक़्त तक रफ़ीक की असल हकीकत मालूम हो चुकी थी, ये जानकर बेहद खौफ़ज़दा हो गई। पहली बार ये खेल उसके लिए गले का कांटा साबित होने लगा। हैदराबाद में शुरू किए गए उस खेल को वो वक्ती शुगल समझती थी, मगर उसका दिल कह रहा था कि अनजाने में रफ़ीक जैसे आदी मुजरिम के साथ ये खेल खेलकर उसने अपने पैरों पर खुद कुल्हाड़ी मार ली है। कौसर ने हीले बहाने से रफ़ीक को टालने की कोशिश की, लेकिन वो न माना और वाक़ई जोधपुर आ पहुँचा। कौसर के लिए मुश्किल ये थी कि वो जानते-बूझते एक इश्तिहारी मुजरिम से नहीं मिल सकती थी। अपने कस्बे में मिलना तो उसके उसूलों के बिल्कुल खिलाफ था और वैसे भी वक़्त आ गया था कि रफ़ीक से छुटकारा हासिल कर लिया जाता, क्योंकि वो भी दूसरे नामुराद आशिकों की तरह अब उसका दीदार का ख्वाहिशमंद था। और उस हवाले से उसका इसरार बढ़ने लगा था। कौसर ने उससे पीछा छुड़ाने के लिए तरकीब सोचकर ये शर्त आयद कर दी कि पहले वो खुद को पुलिस के हवाले कर दे, फिर वो उससे बेनकाब मिलेगी और उसे दीदार शर्फ बख्शेगी। उसे उम्मीद थी कि रफ़ीक को गिरफ्तारी के बाद जल्दी आज़ादी नहीं मिल सकेगी और वो उसे उस अज़ाब से मुस्तकिल छुटकारा मिल जाएगा। लेकिन रफ़ीक जैसे आदी मुजरिम के लिए जेल जाना कोई बड़ी बात नहीं थी। उसने लड़की को खुश करने के लिए गिरफ्तार दे दी, लेकिन गिरफ्तारी के बाद भी जब कौसर की तरफ से कोई हौसला अफ़ज़ा पेशकदमी ना हुई, तो उसका दिमाग घूम गया और वो हवालात से भाग निकला, जिसकी तफ़सील आप पहले ही सुन चुके हैं। जेल से फरार होकर रफ़ीक ने कौसर को अपने एक साथी की मदद से पैगाम भेजा कि वो फ़ौरन उससे मिलने आए, वरना वो उसके घर पहुँच जाएगा और उसके बाप और मोहल्लेदारों के सामने उसे उठाकर ले जाएगा।
हालात कौसर के काबू से बाहर हो गए थे। रफ़ीक जैसे इश्तिहारी से उसका ताल्लुक बेनकाब होने से न सिर्फ उसकी और उसके बाप की इज्जत मिट्टी में मिल जाती, बल्कि उसका चेहरा छुपाकर नौजवान लड़की बनने का ड्रामा भी बेनकाब हो जाता। चुनांचा उसने खुद मरने के बजाय रफ़ीक को मारने का मंसूबा बनाया और उसे एक सुनसान जगह रात के वक्त दीदार कराने के बहाने बुलाकर जहर आलूद दूध जलेबियां खिला दी। कौसर का जुबैदा बनकर रफ़ीक को कत्ल करने का घिनौना फ़ेल शायद कभी बेनकाब न होता, अगर रफ़ीक की लाश के करीब पड़ी मखसूस चूड़ियों की वजह से मैं हैदराबाद न जाता। हैदराबाद में जब मैंने बिलाल शाह के यार से बुर्का का ज़िक्र सुना, तो फ़ौरन मुझे ख़्याल आया कि मैंने रफ़ीक उर्फ़ फ़ीका के ख़ुतूत में भी ये बात पढ़ी थी, जिसमें ज़ुबैदा ने उससे अनकरीब बेनकाब मिलने का वादा किया था। यहीं से मेरे शक का आगाज़ हुआ, जो उस वक़्त यकीन में बदल गया, जब हैदराबाद से वापसी पर मेरे एएसआई ने बताया कि कौसर अक्सर दोपहर के बाद बुर्का पहनकर घर से निकल जाती है। बाद के वाक़यात आप जानते ही हैं। मैंने तमाम वाक़यात और सबूत की रोशनी में रिपोर्ट तैयार करके अदालत में चालान पेश कर दिया। कौसर के एतराफ़ी बयान और रफ़ीक के साबका किरदार को मद्देनज़र रखते हुए अदालत ने कौसर को 7 साल कैद की सज़ा सुनाई। अदालत के अहाते से बाहर आते हुए मेरी नज़र कौसर के वालिद सलाहुद्दीन पर पड़ी, जो मुझसे नज़रें नहीं मिला पा रहा था। मुझे यकीन है वो बेटी के जुर्म में खुद को कहीं न कहीं शरीके जुर्म समझ रहा था। यहाँ पर कहानी हो जाती है ख़त्म। इसीलिए कहते हैं कि अपने बच्चों का ख़ास ख़्याल रखना चाहिए। माँ-बाप को उनके दिलों का हाल पता होना चाहिए। लेकिन यहाँ तो उस बच्ची की माँ ही नहीं थी, मतलब उस ज़ुबैदा की माँ ही नहीं थी। तो फिर वो बाप से भी इतनी उसकी कुर्बत नहीं थी कि वो अपने दिल का हाल बता दे। और बाप भी अपनी घर की परेशानियों में इतना उलझ गया कि उसे बेटी की शादी का ख़्याल ही नहीं आया। अगर वक़्त पे उसकी शादी हो जाती तो शायद ये सब नहीं होता उसकी ज़िंदगी में। उसने अपने जज़्बात की तस्कीन के लिए ये सारे खेल शुरू तो कर दिए, लेकिन कभी-कभी खेल उलटकर अपने पर ही आ जाता है। तो यहाँ पर भी उसके साथ में वही हुआ और उसने एक कत्ल भी कर दिया। कत्ल तो नहीं करना चाहिए था, लेकिन क्या करें, उस वक़्त उसके दिमाग में वही बात आई होगी कि भई जान छुड़ाना है, पीछा छुड़ाना है, किसी को क्या पता चलेगा अगर मैं कत्ल कर भी दूँ तो। लेकिन खून छुपता नहीं है ना। अ, नवाज़ साहब ने भी चूड़ियों की मदद से तहकीक कर ली और पता चला ही लिया कि कातिल कौन है। और लड़की पढ़ी लिखी थी, जज़्बात, शऊर सब समझती थी और अच्छा लिखना जानती थी, इज़हार करना जानती थी। इसीलिए ये जो मर्द है फँस जाते हैं, लड़के फँस जाते होंगे कि वाक़ई में लड़की मोहब्बत करती है उनसे ये समझकर। उसने इससे पहले किसी को कत्ल नहीं किया था, बस पीछा छुड़ा लेती थी वो। लेकिन इस बार गलती उसने ये की कि उसने अपने घर का पता दे दी उसको। अगर घर का पता नहीं देती तो शायद वो उस तक नहीं पहुँच पाता। तो उसे क्या पता चलता कि ये लड़की कहाँ से आई थी और कहाँ चली गई। हुँ। लेकिन फिर भी ऐसे खेल नहीं खेलना चाहिए। माँ-बाप को भी अपने बच्चों का ख़्याल रखना चाहिए और वक़्त पर उनकी लड़कियों की शादी तो कर ही देनी चाहिए वक़्त पर। फिर आगे ना बड़ी परेशानियाँ हो जाती हैं उम्र निकलने के बाद। शक्ल-सूरत अगर ना हो ठीक तो और ज़्यादा मुसीबत हो जाती है। अल्लाह ताला सारे माँ-बाप को उनकी औलाद का सुख देखना नसीब करे और सारी लड़कियों के और सारी औलादों की मैं इतनी बड़े-बुज़ुर्ग बन के दुआएँ दे रही हूँ। अल्लाह नसीब सारों के अच्छे करे और हमारे भी नसीब अच्छे करे। चलिए मिलते हैं किसी अच्छी-सी कहानी के साथ में, तब तक के लिए अपना ख़्याल रखिए और मुझे दुआओं में याद रखिए और लाइक करिए, कमेंट्स लिखिए और सब्सक्राइब करिए जिन लोगों ने अब तक के नहीं किया है। तो मिलते हैं फिर किसी अच्छी-सी कहानी के साथ में बहुत जल्द।